10th स्टैंडर्ड फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। आज थियरी पार्ट इस चैप्टर का पूरा खत्म हो जाएगा। दो कंसेप्ट्स बाकी हैं, वो है इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए पहले इलेक्ट्रिक पावर और उसका फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है, जिसके बाद आपको हीटिंग इफेक्ट में भी एक डेरिवेशन आएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो डिस्कस करते हैं पहले वर्ड पावर से। व्हाट डू वी मीन बाय वर्ड पावर, ये आपको लास्ट ईयर था 9th स्टैंडर्ड में। व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, राइट? पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, करेक्ट? और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो पावर का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे वर्क डन अपॉन टाइम। आई होप ये आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ है। बट अब आपको 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिक पावर वर्ड आता है, तो इलेक्ट्रिक पावर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये देखते हैं। द रेट ऑफ कंजम्पशन, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, और विल बी प्रिसाइज इलेक्ट्रिक एनर्जी। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड पावर। यानी हर एक डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी अलग अलग कंज्यूम करेगा पर यूनिट टाइम। सो पावर का यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा E अपॉन टी, राइट? ये फॉर्मूला इन जनरल था रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये कोई भी मैकेनिकल डिवाइसेस के लिए भी फॉर्मूला काम कर सकता है। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के लिए वो डिवाइस पर यूनिट टाइम यानी पर सेकेंड कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है या रिलीज कर रहा है, डिसिपेट, उसको हम पावर कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ये था लास्ट ईयर का डेफिनेशन। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। दिस इज ऑल्सो द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। पर अब इलेक्ट्रिक पावर की बात आती है। सो द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज रिलीज, डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। फिर से एक बार, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और रिलीज्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। अब कुछ एग्जाम्पल्स भी देने हैं आपको और उससे हम शुरुआत करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं होगा सम्स में। पावर का ना ही ये फॉर्मूला और ना ही ये, दोनों भी फॉर्मूलाज यूज नहीं होने वाले। हमको एक नया फॉर्मूला डिराइव करना है जो हम 2 मिनट बात करेंगे। तो ये हुआ डेफिनेशन पावर का। अब यूनिट क्या है पावर का, आपको पता है पावर का यूनिट क्या है? वैट। और फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन यूनिट ऑफ पावर और डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ पावर, तो कैसे डिफाइन करेंगे? हमने ये ऐसे 1 एम्पियर के लिए किया, 1 वोल्ट के लिए किया, 1 ओहम के लिए भी हमने ये डेफिनेशन प्रूव की थी। अब हम करने जा रहे हैं 1 वैट के लिए। सोचो हाउ विल वी डिफाइन 1 वैट? तो 1 वैट का डेफिनेशन क्या होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको सबका ऐसा यूनिट लिखना होगा। सो हाउ विल वी डिफाइन 1 वैट? So the definition will be when an electric appliance consumes electric energy of 1 joule at the rate of 1 joule per second, the power is said to be of 1 watt. ये फिर से एक बार, when an electric device consumes electric energy at the rate of 1 joule per second, the power of the device will be said to be of 1 watt. So the rate at which electric work is done, आप ऐसे भी लिख सकते हो, the rate at which electric work is done और the rate at which electric energy is consumed, ये better होगा। the rate at which electric energy is consumed is termed as electric power. so I hope you get this. अब थोड़ा इन जनरल टॉपिक डिस्कस करते हैं। डे टू डे लाइफ में पावर अलग अलग डिवाइस की अलग अलग रहती है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट अ पर्टिकुलर बल्ब इन अ होम, उसमें ऐसे लिखा रहता है 100 watt dash 220 volt. आप देखो कभी, what this means? 100 watt means what? The bulb has a power consumption of 100 watt and 220 volt means it is to be used on a voltage of 220 volt, right? ये दिया रहता है। Now what do you mean by power of 100 watt? 1 watt define किया अभी हमने। 1 watt मतलब when a device consumes an electric energy of 1 joule per second. How will you define 100 watt? 100 watt का मीनिंग क्या होगा? That the bulb will consume
एन इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ 100 जूल्स पर सेकेंड। तो इतनी एनर्जी लगती है बल्ब को ऑपरेट करने के लिए। तो ऐसे अलग अलग डिवाइसेस के अलग अलग पावर होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट इज़ यूजुअली अराउंड 40 वाट, बल्ब 60 वाट के भी होते हैं। देन टीवी सेट इज़ ऑफ 120 वाट। तो ये वो एग्जांपल। देन हीटर जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी इट्स ऑफ 100 वाट। एंड देन वॉशिंग मशीन इज़ ऑफ 3000 वाट। तो देख सकते हैं वोल्टेज सबका वही होता है, दे ऑपरेट ऑल ऑन 220 वोल्टेज, बट जिसका करंट रिक्वायरमेंट ज़्यादा यानी उसका वोल्टेज भी ज़्यादा। वॉशिंग मशीन रिक्वायर्स अ करंट ऑफ अराउंड 13.6 एम्पियर। ये वेरी हो सकता है। इलेक्ट्रिक हीटर ऑपरेट्स एट अ करंट ऑफ अराउंड 4.5 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक आयन हीटर हीटिंग डिवाइसेस वो ज़्यादा लगता है। तो ये सब अलग अलग वोल्टेज और पावर आपको कुछ डिवाइसेस की मैंने आइडिया दे दी। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी पावर का वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाला है, और वो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमको इस फॉर्मूला की हेल्प लेनी होगी। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। और ये फॉर्मूला भी पावर का यूज़ में आएगा, बट एज अ फॉर्मूला ऑफ एनर्जी विच इज़ पावर इनटू टाइम। हमने ये 9th स्टैंडर्ड में भी सम्स किए थे, एक डिवाइस कितना एनर्जी यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये हम पावर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम फॉर विच इट ऑपरेट्स इससे यूज़ करते हैं। तो पहले अभी हम पावर का जो फॉर्मूला सम्स में यूज़ होने वाला है वो देख लेते हैं। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। नाउ वर्क डन का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक वर्क डन का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस केस में। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द रेट एट विच, और पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। तो ये फॉर्मूला से आपको वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? V इंटू क्यू, राइट, अपॉन टी। फिर Q अपॉन टी को एक साथ रखेंगे, ऐसे न्यूमरेटर में एक टर्म को आप अलग रख सकते हैं। एंड व्हाट इज Q अपॉन टी? द रेट एट विच चार्जेस फ्लो इज नथिंग बट करंट, राइट। एंड हेंस जो फॉर्मूला सम्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो है, पावर के रिलेटेड सम्स में ज़्यादा यूज़ होगा वो है P इज इक्वल टू वी आई। तो पावर का ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ फिर से एक बार देखिए। पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन, एंड वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से हमने यहाँ पे लिखा, दैट इज V इंटू क्यू अपॉन टी। और Q अपॉन टी को अलग रख के उसकी जगह हम I लिख सकते हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला सम्स में यूज़ होने वाला है, आप कहोगे ये क्यों नहीं यूज़ होगा? अभी आप कॉमन सेंस लगाओ। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए थोड़े, आपको बहुत सारे डिवाइसेस का पावर, वोल्टेज और करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे। वर्क डन का क्यों आएगा? मान लो एक डिवाइस का वोल्टेज देंगे और पावर देंगे, कितना करंट यूज़ कर रहा है, या उसका करंट देंगे, वोल्टेज देंगे, तो आपको पावर फाइंड करना होगा। तो ये इस हिसाब से यूज़ होने वाला फॉर्मूला रहेगा जो सारे इलेक्ट्रिक टर्म्स से रिलेटेड है, वोल्टेज, करंट एंड पावर। तो ये फॉर्मूला सम्स में यूज़ करना है। अब इस फॉर्मूला से और दो फॉर्मूलाज बन सकते हैं, वो देखते हैं कैसे। ये हुआ P इज इक्वल टू वी आई। अब सेकेंड, अगर ओहम्स लॉ से V का फॉर्मूला लिखा जाए, V इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये होगा V इज इक्वल टू आई आर, और ये आगे एक और I, तो ये क्या हो जाएगा? I डॉट आई। सो पावर विल बी I स्क्वायर आर। गॉट इट? फिर एक और, इसी फॉर्मूला में अगर आपने V के जगह अब I के जगह सब्स्टिट्यूट किया, I के जगह अगर हमने V अपॉन आर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या होगा? देखो ये V ऐसे ही, और ये I के जगह अगर हमने V अपॉन आर लिखा तो V इंटू ई, V इज V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। हेंस वी हैव नाउ थ्री फॉर्मूलाज, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। तो बाय दिस वे ये है तीन फॉर्मूलाज जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे और आपको लर्न करके रखने हैं। आप ये नोटबुक में लिखकर भी निकाल सकते हो कि कैसे ये फॉर्मूलाज डिराइव हुए हैं। तो ये सब हुआ पावर को लेकर। आगे बढ़ते हैं एनर्जी की तरफ। इलेक्ट्रिक एनर्जी के सम्स कैसे सॉल्व करने, इसके लिए फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स तो होने वाले नहीं, आज पूरा सिर्फ थियरी पार्ट ही कवर होगा। तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या कंसेप्ट है देखते हैं। तो इधर पावर का
रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम का फॉर्मूला यूज होने वाला है. सो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड. तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा पावर इनटू टाइम. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख देते हैं एज पावर इनटू टाइम. अब यहाँ पे आपको ध्यान से चीज़ें क्लियर करनी है. इलेक्ट्रिक पावर सब ये हो गया, 1 वाट का डेफिनेशन भी हो गया. अब यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, 1 वाट. ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया दैट 1 वाट इज द रेट एट विच एनर्जी ऑफ 1 जूल इज कंज्यूम्ड पर सेकेंड. ये इस फॉर्मूला से हो, लेकिन आपको मैंने बोला कि पावर का ये फॉर्मूला एक्सेप्टेड ही नहीं है. आपको पावर का जो फॉर्मूला लिखना है वो वाला, वो तो ये है दैट P इज इक्वल टू वी आई. तो अब यहाँ से आपको 1 वाट का डेफिनेशन लिखना होगा. तो 1 वाट के लिए हम वोल्टेज का 1 वोल्ट और करंट का 1 एम्पियर लिखेंगे और ये फॉर्मूला से आपको डेफिनेशन देना है. वो आपको समझाने के लिए था और रियल मीनिंग उसका यही है कि जब कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड यूज़ कर रहा है तो पावर 1 वाट. बल्ब अगर 100 वाट का है तो 100 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड. पर एग्जाम में आपको पावर के ये फॉर्मूला पर बेस्ड 1 वाट का डेफिनेशन लिखना है जो यहाँ टेक्स्ट बुक में दिया है. लेट्स डिस्कस द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस. और व्हाट इज 1 वाट? It is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. फिर से एक बार, 1 watt is the power consumed by the device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. Thus 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere. तो ये फॉर्मूला आपको, ये कंबाइंड कंडेंस्ड फॉर्मूला ज़रूरत नहीं है. तो when a device consumes a current of 1 ampere at a potential difference of 1 volt, the power of the device is said to be of 1 volt. तो ये ज़रूरी है, ध्यान रखना. आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ. ये रीड कर लेना. The unit watt is very small, therefore in actual practice we use a much larger unit called kilowatt and 1 kilowatt is 1000 watt. Now electric energy. What is electric energy? Electric energy is the product of power and time. अभी लिखा है फॉर्मूला. Electric energy is a product of power and time. So what will be its unit? Power का unit watt और time का unit seconds. So the unit of electric energy therefore will be watt dot R. अब यहाँ पर R बोल के रखा है मैंने, पर उसका SI यूनिट याद रखना. SI यूनिट watt dot second ही है, ये चेंज नहीं होता. पर इन्होंने watt dot R में इसकी यूनिट को डिफाइन करने की कहाँ सिर्फ कोशिश की है. ये ऐसा यूनिट बदलने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा. आगे आपको इसका प्रूफ भी मिलने वाला है. सो हाउ मच इज 1 वाट और व्हाट इज वाट आवर? 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर. बहुत सिंपल डेफिनेशन दी हुई है. हाउ मच विल बी 1 वाट आवर? So 1 watt hour is the energy consumed when a device of 1 watt is operated for 1 hour. तो कब बोलेंगे हम energy consumed is of 1 watt hour? When a device of power 1 watt is operated for 1 hour. So 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. What is the commercial unit of energy? Commercial unit of energy is kilowatt dot hour and is also known as unit. ये कंसेप्ट 9th में कवर हुई थी. एनर्जी के लिए हम किलोवाट डॉट आर लिखते थे. तो ये ध्यान रखना है कि ये 1 वाट डॉट आर का डेफिनेशन यहाँ दिया है, पर जबकि ऐसा यूनिट वाट डॉट सेकेंड्स ही है. सो एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. और अगर कमर्शियल यूनिट की बात करें तो पावर को किलोवाट में और टाइम को आवर्स में रखेंगे. तो कमर्शियल यूनिट जो है पावर का हो जाएगा और एनर्जी का हो जाएगा विच इज किलोवाट डॉट आर. इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट रहेगा किलोवाट डॉट आर. गेट दिस? सो एक बार फिर से ये सब रिवाइज करा देते हैं. व्हाट इज पावर? ओल्ड डेफिनेशन वाज रेट ऑफ डूइंग वर्क. द न्यू डेफिनेशन इज रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड. तो P इज इक्वल टू E अपॉन T. पर ये फॉर्मूला पावर का यूज़ करना नहीं अलाउड. एनर्जी के लिए यूज़ करेंगे पावर इनटू टाइम. फिर
इस फॉर्मूला से, रेट ऑफ डूइंग वर्क से हमने पावर का एक्चुअल फॉर्मूला यूज़ किया। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, फिर वर्क डन के लिए V इंटू क्यू अपॉन टी, और Q अपॉन टी को I लिख दिया। तो पावर का फॉर्मूला हो गया VI, और फिर इसी फॉर्मूला के ज़रिए, एक VI के ज़रिए आपको SI यूनिट ऑफ पावर का डेफिनेशन भी लिखना था, दैट इज़ 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। फिर इस V की जगह अगर IR लिखे तो एक नया फॉर्मूला बन गया। फिर इस I की जगह V अपॉन R लिखे तो एक और नया फॉर्मूला बन गया। तो ये पावर के 3 फार्मूलाज हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाले हैं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। तो ऐसा यूनिट अगर देखें तो पावर का वैट और टाइम्स का जूल। तो ऐसा यूनिट क्या हो गया, वैट डॉट सेकेंड। और एक और ऐसा यूनिट है एनर्जी का जो आपको मालूम है, विच इज़ व्हाट, जूल्स। सो जूल्स इज नथिंग बट वैट डॉट सेकेंड, याद रखना, जूल्स इज नथिंग बट वैट डॉट सेकेंड। पर इसमें आपको फिर डिफाइन ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली पूछेंगे डिफाइन 1 watt hour. So what is 1 watt hour? 1 watt dot hour is the energy consumed when a power of 1 watt is used for 1 hour, or when a device of power 1 watt operates for 1 hour, the energy consumed is 1 watt dot hour. और कमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट डॉट आर। और अब जो 9th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था वो वापस इधर का एक क्वेश्चन आता है, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन commercial unit and SI unit of energy. Just say what is the relationship between dollar and rupees? $1 is round about 74 rupees. So this is the relationship, right? वैसे 1 kilowatt dot hour, which is the commercial unit, is equal to how many joules or how many watt dot seconds, ये देखना है। तो हम शुरुआत करेंगे $1, जैसे लिखा था मैंने इधर, हम लिखेंगे 1 किलोवाट डॉट आर विच इज़ अ कमर्शियल यूनिट, और कमर्शियल यूनिट से हमको ऐसा यूनिट तक जाना है, एंड ऐसा यूनिट डेफिनेटली हम जूल्स में लिखेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है वैट डॉट सेकेंड्स। तो आपको किलोवाट का वैट में कन्वर्ट करना है। 1 किलोवाट इज़ हाउ मेनी वैट्स, इज़ 1000 वैट्स, एंड 1 आवर इज़ हाउ मेनी सेकेंड्स, इज़ 3600 सेकेंड्स। 1 आवर इज़ 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज़ 60 सेकेंड्स। अब इन सबको मर्ज कर दें तो ये 2 zeros और ये 5 zeros आ गए, तो वो हो गया 36 lakhs watt dot second। एंड फाइनली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 3.6 लिख देंगे, और watt डॉट 10⁻⁶ और watt डॉट सेकेंड्स को जूल्स में। हेंस दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट एंड SI यूनिट ऑफ एनर्जी। ध्यान रखना कि 1 किलोवाट डॉट आर यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू दीज मनी जूल्स, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो ये है कमर्शियल यूनिट जिस पे लाइट बिल जनरेट होता है। हर डिवाइस का पावर मल्टीप्लाई किया जाता है बाय द टाइम दे आर यूज्ड इन अ मंथ, और फिर उस हिसाब से हर एक डिवाइस कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है उसके यूनिट्स बनते हैं, दैट इज़ किलोवाट डॉट आर में, और फिर पर यूनिट के रेट के हिसाब से लाइट बिल बन के आता है। हम ये टाइप की न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, लेकिन आज के दिन नहीं, आज के दिन सिर्फ हम थ्योरी प्लान किया पूरा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। एंड अब बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जानना है कि why is heat generated? Whenever current flows through a wire, why is heat generated? The one word answer if you want, the heat is generated because of resistance in the wire. The heat is generated because of resistance in the wire. Meaning explain करता हूँ। मान लो ये एक एटम का ऑर्बिट है। How electrons going to travel? From one part to the other, from one orbit to the other orbit. तो इस तरह से zigzag manner में वो travel करना है। They're not going to travel in a straight path. And which two types of resistance electrons face while they travel from one direction to other? The first is force of attraction of each atom. Force of
attraction of each atom, and the second will be electron-electron collision. Correct? These two are unavoidable obstacles which the electrons will face when they have to travel in a wire. Unavoidable. अच्छे से अच्छा कंडक्टर भी हो, रेजिस्टेंस हो गई, थोड़ा कम होगा. अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर ट्रैवल करना है आगे, they have to overcome this resistance, right? They have to break this resistance and move ahead. Suppose एक ऑब्स्टेकल रेस है और आप एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हो. क्या होगा? जब जब ऑब्स्टेकल्स आएंगे, what you are going to do is you are going to use more energy. आपकी ज़्यादा एनर्जी यूज हो जाएगी उन फोर्स ऑफ उन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करके आगे बढ़ने के लिए, राइट? सो whenever the electrons have to overcome this resistance, they have to give out their energy, and energy can neither be created nor destroyed. So when they release that energy to overcome this force of attraction or collision, they release energy, and that energy will get converted into heat. कहीं ना कहीं उस एनर्जी का यूज होना ही है, कन्वर्ट कहीं तो कहीं होना ही है. So while they have to overcome this resistance, they give out huge amount of energy. आप भी जैसे एनर्जी गिव आउट करोगे कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने के लिए. So as they release energy, that energy is entirely converted into heat, which creates a heating effect. एक बार फिर से समझ के लेते हैं कंसेप्ट कैसी है. So the concept is when an electric current is passed through a high resistance wire, let's consider nichrome wire. So क्या होगा? The resistance wire becomes very hot and produces heat. This is called heating effect. So heating effect is basically obtained by the transformation of electric energy to heat energy. ये इलेक्ट्रिक एनर्जी थी जो वो यूज कर रहे थे ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए. एज दे गिव आउट दैट एनर्जी, इट एंटायरली गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट. इन द सेम वे electric energy is converted into heat energy when an electric current is flowing through a resistance wire. So ये बेसिक आइडिया है उसके पीछे कि जब कोई ऑब्स्टेकल को ओवरकम करना है, they give out huge amount of energy and that is converted into heat. एक एग्जांपल ये भी देना था मुझे आपको कि सपोज एक बैटरी है जिसके दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है. अब ये बैटरी के अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में अगर आपने एक वायर जोड़ दी, सिर्फ ये बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक वायर जोड़ दी, ये वायर जल जाएगी. रीज़न इज जैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे, हम कन्वेंशनल डायरेक्शन फॉलो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करने वाले हैं, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. एंड अब ये एनर्जी कोई डिवाइसेस को देने लायक है ही नहीं, बीच में कोई डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है, एंड दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो ये एनर्जी का कहीं ना कहीं कन्वर्जन होना ही है. तो ये एनर्जी पूरी तरह हीट में कन्वर्ट हो जाती है एंड द वायर विल स्टार्ट बर्निंग, जल जाएगी. तो रियलिटी में क्या होता है? रियलिटी में एक वायर के अक्रॉस एक बल्ब, फिर एक ट्यूबलाइट बोलो, जो भी अलग अलग डिवाइसेस, फिर फैन, एक पाथ में इतने सारे अलग अलग डिवाइसेस है. तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बल्ब में चली गई, ट्यूबलाइट में चली गई, फैन की तरफ चली गई. तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर. पर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में सिर्फ एक वायर जोड़ दी, तो एनर्जी कहाँ ट्रांसफॉर्म होने के चांसेस नहीं है, कोई डिवाइसेस से जुड़े हुए नहीं है. सो द एनर्जी विल कम्प्लीटली गेट कन्वर्टेड इनटू हीट. तो ये एक और एग्जांपल हुआ कि एनर्जी वैसे भी हीट में कन्वर्ट हो सकती है, पर अगर एक वायर हमने हाई रेजिस्टेंस का लिया तो यानी इलेक्ट्रॉन्स विल लूज आउट मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दैट ऑब्स्टेकल एंड मोर अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड. सो दैट मीन्स व्हाट, जिन भी डिवाइसेस में ज़्यादा हीट जनरेट करने की ज़रूरत होती है, कॉमन सेंस है कि उनमें हाई रेजिस्टेंस वायर या कॉइल यूज होता होगा, एंड दैट इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हीटिंग डिवाइसेस. तो आगे बढ़ते हैं. तो फाइनली एक बार क्लियर कर लीजिए कि ये कंसेप्ट क्या है. जिनको भी डाउट है एक बार फिर से ये रिवाइज कर लेता हूँ. ऑल डिवाइसेस और अप्लायंसेस रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. दे डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी. सारा इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता. Only a fraction of that is converted. Only electrical heating appliances will convert most of the electric energy to heat.
When electric current is passed through an electric appliance such as fan, most of the electric energy will be used in running the fan, that is rotating the blades of the fan, उसमें ट्रांसफर होगी. But resistance तो हर जगह रहता है. But only a very small amount of electric energy will be converted into heat energy. Due to this, the fan becomes slightly warm when runs continuously for a long time. ऐसे हर डिवाइस का आप देखो होता है. टीवी को हाथ लगा के देखो, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो चुकी रहती है. देन मोबाइल चार्जर भी वैसे ही है. So when electric current is passed through heating appliances such as heater, electric kettle, hair dryer, geyser, most of the electric energy is converted into heat. So they have high resistance wire which helps in converting most of the electric energy into heat energy. So I hope you have got the concept of heating effect of electric current. ये unavoidable है. अच्छे से अच्छे कंडक्टर में भी होगा हीट जनरेटेड, बट कम अमाउंट में. बट जो हीटिंग अप्लायंसेस हैं उनमें कॉइली हाई रेजिस्टेंस का यूज होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा करके तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. सो यही टेक्स्ट बुक में उन्होंने समझाया हुआ है, आप अभी रीड करके रख सकते हो ये 2 पैराग्राफ्स. सो ये प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हो गए. तो ये इस पैराग्राफ में उन्होंने पूरा हीटिंग इफेक्ट समझाया जो अभी मैंने रीड किया है. तो जितना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़्यादा, याद रखना, जितना रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा ब्लॉकेजेस आएंगे और उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी, सो दैट दे हैव टू ओवरकम इट एंड मूव अहेड. और जो भी एनर्जी वो रिलीज करते हैं गेट्स एंटायरली कन्वर्टेड इनटू हीट. सो दैट्स द कंसेप्ट. अब हम आगे बढ़ते हैं एक लास्ट पार्ट चैप्टर का जो है, विच इज जूल्स लॉ और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. सो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक डेरिवेशन है कि एक डिवाइस में कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है. ये इस फॉर्मूला से डिराइव होता है. तो इस चैप्टर में अब आपको 2 लॉज है, ओहम्स लॉ और जूल्स लॉ. डेरिवेशन 3 है. सीरीज का डेरिवेशन हो गया, पैरेलल का है, और अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अब नोट्स में मैंने जो इसका डेरिवेशन दिया हुआ है ये एज इट इज टेक्स्ट बुक का है. मैं आपको इसका एक नया डेरिवेशन भी भेज रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा इजी होगा समझने में, और वो अलाउड भी है, टेक्स्ट बुक से ज़्यादा इजी भी है. सो डेरिवेशन है तो राइटअप पहले आपको डिस्क्राइब करना है. कंसिडर अ करंट I is flowing through a wire of resistance R for time t across. Now electric charge Q moves through a potential difference V. तो ये सब आपको डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है पहले. ओके, आफ्टर दिस डिस्क्रिप्शन we will start. The amount of work done is given by what formula. अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल डिफरेंस का एक कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ. नाउ इलेक्ट्रॉन्स हैव टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये अब आपको कन्वेंशनली याद रखना है, एग्जैक्ट एक्चुअल में तो उल्टा केस है. व्हेन दे हैव टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, व्हाट नीड्स टू बी डन? एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस में तैयार होना चाहिए. मीन्स मोर इलेक्ट्रॉन्स शुड बी एक्यूमुलेटेड एट दिस पॉइंट and less electrons should be accumulated at this point. Who will do this kind of work? So cell or battery will do that work. Which kind of work? Will do the work to accumulate more electrons at this point and less electrons at this point, so that electrons will travel from one point to the other. इसीलिए potential difference को बोलते हैं work done to move a unit charge from one point to the other. अब work done से शुरुआत क्यों की? देखो, हम एनर्जी ढूंढ रहे हैं, राइट, कि एक वायर में या एक डिवाइस में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी. अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? इलेक्ट्रॉन्स से, करेक्ट. अब इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी कितनी आएगी? वॉट एवर अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन विल गेट स्टोर्ड एज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन दैट. ये 9th में पढ़ा है हमने. वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, करेक्ट. तो इलेक्ट्रॉन्स में जितनी एनर्जी होगी वो एनर्जी
उस डिवाइस में पास ऑन होगी। देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी होगी वो एनर्जी उस डिवाइस में पास ऑन होने वाली है, और वो डिवाइस में वो एनर्जी फिर जाकर हीट में कन्वर्ट होगी। तो हीट एनर्जी का पता लगाने के लिए हमको ये पता लगाना होगा कि पहले कि इलेक्ट्रॉन्स में कितनी एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी कितनी है उसके लिए ये फाइंड करना होगा कि कितना वर्क किया हुआ है उनके ऊपर। वॉट एवर अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सेल और बैटरी ऑन द इलेक्ट्रॉन्स विल बी द एनर्जी गेन्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो वर्क डन पहले फाइंड करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, ये आपको आज पावर के फॉर्मूला के वक्त भी बताया था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो वर्क डन विल बी व्हाट, V इंटू Q, राइट। देन आपको Q का फॉर्मूला लिखना है। Q का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, I का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, I इज Q अपॉन T, देयरफॉर Q विल बी IT। तो यहाँ V डॉट Q की जगह I T ये फॉर्मूला लिख दिया। सो वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया हमको एज VIT, और आगे लिखना है अज्यूमिंग दैट ऑल द इलेक्ट्रिक वर्क और ऑल द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड इनटू हीट, वी कैन राइट हीट प्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ वर्क डन, एंड उसका फॉर्मूला बन जाएगा VIT। सो हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी ये हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं। कैसे, इफ़ यू नो द वोल्टेज विच इज ऑलवेज 220 वोल्ट, करंट उस डिवाइस का और कितने टाइम के लिए ऑपरेट हो रहा है, इस सिंपल फॉर्मूला से हम उस डिवाइस में कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा ये इजीली यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो मैंने आपको इधर भी मैथमेटिकली समझा दिया है। इसका थोड़ा राइटअप भी ज़रूरी होगा, वो मैं थोड़ा मॉडिफाई करके आपको भेजता हूँ। एक बार फिर से ये सारा डिस्क्रिप्शन होने के बाद, how much amount of work is need to be done to transfer unit charge from one point to the other, that is equal to VQ। फिर V ऐसे रखा और Q का फॉर्मूला लिखा IT, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया VIT। इन केस ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस, और पहले ये लिखना है दैट द वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स विल गेट स्टोर्ड एज एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ द डिवाइस इज अ प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस और हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, the energy will be entirely getting converted into heat energy। तो वर्क डन को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी करके स्टोर हो जाएगा, और वही एनर्जी फिर पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट हो जाएगी इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव डिवाइस जिसका हाई रेजिस्टेंस होता है। यूजुअल बाकी डिवाइसेस में पूरी एनर्जी नहीं कन्वर्ट होती, तो ये हम उन हीटिंग डिवाइसेस के लिए कर रहे हैं जिनमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला बन गया VIT। अब इसमें भी आपको 2-3 फॉर्मूलाज और तैयार करने। कैसे, देखो तरीका देखो कैसे है। पावर के अपने 3 फॉर्मूलाज याद किए थे, VI, देन I²R और देन V² अपॉन R। और हीट एनर्जी में बिकॉज इट्स एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, पावर इंटू टाइम, करेक्ट। तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर इंटू टाइम है, तो हम बस हर जगह पावर का ये फॉर्मूला लिखेंगे इंटू टाइम। तो ये फॉर्मूला अभी डिराइव हुआ है। तो दूसरा फॉर्मूला हीट एनर्जी का क्या होगा, I² अपॉन R इंटू टी, और तीसरा फॉर्मूला होगा V² अपॉन R इंटू टी। तो पावर के जो आपने 3 फॉर्मूलाज याद किए हैं वही फॉर्मूलाज के आगे खाली टी जोड़ना है, तो हीट एनर्जी के 3 फॉर्मूलाज बन जाते हैं। तो ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट इज गिवन। एग्जाम में गिवन क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से ये पार्ट है। अब ये डेरिवेशन मैंने एस चांद से कवर करवाया, एक बार टेक्स्ट बुक का देख लेते कैसे है। ये पूरा है डेरिवेशन यहां तक। तो ये डेरिवेशन रीड करना। Consider a current I flowing through a resistor of resistance R. Let the potential difference across it be V. Let T be the time during which a charge Q flows across. ये सब डिस्क्रिप्शन हुआ। फिर हमने भी इसी से शुरुआत की थी that the work done in moving the charge Q through the potential difference V is VQ. How much was the work to be done? ये एक बार समझा देता हूँ जिनको टेक्स्ट बुक का फॉलो करना है। तो जब सेल या बैटरी को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है,
So how much amount of work needs to be done? The work equal to VQ needs to be done. Is this clear? अब VQ के जगह मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ. मान लो 20 joules of work needs to be done for the electrons to transfer from one point to the other. जब इतना वर्क डन करना है तो इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. कॉमन सेंस है, इसलिए तो बोलते हैं एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. सो इफ दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क नीड्स टू बी डन, द सोर्स मतलब सेल और बैटरी शुड सप्लाई एनर्जी इक्वल टू 20 जूल्स. अब उसको इससे रिलेट करो. इफ दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क इज नीड टू बी डन, द सोर्स दैट इज सेल और बैटरी शुड सप्लाई दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी. वही दिया देखो. देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ फॉर टाइम t. और उसके बाद इन्होंने डायरेक्टली पावर का फॉर्मूला यूज किया. देखो पावर इज रेट एट विच वर्क इज डन. और फिर हमने ये पावर के वक्त देखा था Q अपॉन T, और Q अपॉन T को I लिख दिया. Hence the power input to the circuit by the source should be equal to VI. And then how much energy should be supplied by the source? फिर एनर्जी सप्लाइड की तरफ गए हैं. एंड एनर्जी सप्लाइड टू द सोर्स शुड बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम. और पावर का फॉर्मूला है VI इनटू टाइम. हेंस एनर्जी का फॉर्मूला आ गया VIT. और ये फॉर्मूला के बाद ये लिखा मैंने, दिस एनर्जी विल गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट इन द रेजिस्टर. Thus for the steady current I, the amount of heat produced is VIT. तो आपको बेसिकली समझ के लेना है न्यूमेरिकल पार्ट क्या है इस डेरिवेशन का. राइटअप एक बार फिर से बता देता हूँ. टेक्स्ट बुक वालों ने क्या कवर किया हुआ है इसका. देखिए, कंसिडर अ करंट I flowing through a resistor of resistance R. ये सब ठीक है. Let the potential difference be V. Let T be the time during which a charge Q flows across. फिर सब इन्होंने शुरुआत वर्क डन से क्यों किया? क्योंकि वर्क डन जितना होगा उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में रहेगी और उतनी एनर्जी फिर हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. सो दे स्टार्टेड विद द वर्क डन. द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज VQ. तो जब इतना काम करना है बैटरी या सेल को, द सोर्स, द बैटरी और सेल शुड सप्लाई एनर्जी इक्वल टू VQ फॉर टाइम t. Hence power input to the circuit will be what? Power is energy upon time. एनर्जी VQ लगने वाला है अपॉन टाइम से पावर का फॉर्मूला आ गया. और फिर बाद में फॉर टाइम t अगर वो ऑपरेट करने वाला है तो कितनी एनर्जी लगेगी? P इंटू टी. और VI के आगे t जोड़ दिया. बट दिस एनर्जी विल completely get converted into heat if a device is having high resistance. Thus for a steady current I, the amount of heat produced is VIT. तो ये राइटअप पूरा नोट्स में दिया हुआ है. अगर ये किसी को डिफिकल्ट लग रहा है तो थोड़ा इजी करके मैं आपको दूसरा एक डेरिवेशन आज भेज दूंगा, तो आप वो वाला प्रेफर कर सकते हो जो कि इधर है. कि शुरुआत डायरेक्टली वर्क डन से की एज VIT, और पहले VQ लिखा और Q का फॉर्मूला लिखा IT. एंड वॉट एवर वर्क विल बी डन बाय सेल और बैटरी will get stored as the energy in the electrons, and if the device is purely resistive, that energy will completely get converted into heat. और हीट का फॉर्मूला आ जाता है VIT. अब आपको फिर ये डेरिवेशन के स्टेप तक पहुंचने के बाद आपको खुद इधर वो V की जगह IR लिखना है, क्योंकि जूल्स लॉ में ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला है, इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला लगेगा और वो रहेगा I²RT. बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट ही रहता है हमेशा, उनको वो छोड़कर दूसरे टर्म्स में चाहिए था, तो ये फॉर्मूला है. एंड दिस इज नथिंग बट जूल्स लॉ. अब इसको थ्योरेटिकली कहना है, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, ये फॉर्मूला है देखो. और द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड किसको किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये लिखना है. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर is directly proportional to the square of the current, क्योंकि फॉर्मूला में I² है, इसलिए the amount of heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current, is directly proportional to the resistance RB है, is directly proportional to the time for which current flows through the resistor. तो amount of heat generated इन तीनों को directly proportional है, directly proportional to the square of the current
टू द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर और कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच इट ऑपरेट्स। इसका मतलब अगर एक डिवाइस में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, मोर अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। एक डिवाइस का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मोर अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। एक डिवाइस में अगर ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, मोर अमाउंट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस्ड। Got it? So as amount of heat generated is directly proportional to time, इसलिए ओहम्स लॉ में ये कहा गया था कि जहाँ पे हम एक एक करके एक एक सेल ऐड करते जा रहे थे कि एक एक नया सेल जोड़ो, इमीडिएटली स्विच ऑन करके रीडिंग लेके स्विच ऑफ कर लो इमीडिएटली। क्यों? अगर ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो किया, ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और ज़्यादा हीट एनर्जी से टेम्परेचर वायर का बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो उस एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस था कि रेजिस्टेंस हर बार कांस्टेंट आना चाहिए, और वो कांस्टेंट आने के लिए इमीडिएट रीडिंग लेकर इमीडिएटली स्विच ऑफ करना, ताकि ज़्यादा टाइम करंट फ्लो ना हो और ज़्यादा टेम्परेचर वायर का चेंज ना हो जाए। तो ये बात थी। अब टाइम लिमिट की वजह से मुझे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट अगले सेशन में कवर कराना होगा, लेकिन वो आज ही अपलोड होगा, तो आपको इसके अलावा इसके साथ साथ वो भी आज के दिन ही कवर करके रखना है। सो हियर वी हैव फिनिश्ड विद जूल्स लॉ, derivation, what is Joule's law and electric power and electric energy। अब आगे बढ़ते हैं practical applications of heating effect। अब जूल्स लॉ का डेरिवेशन सीखने के बाद चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकल पार्ट कि ये हीटिंग इफेक्ट किधर यूज होता है ज़्यादा करके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस हीटिंग इफेक्ट। तो उन्होंने आपको टेक्स्ट बुक में 2 प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिए और इन दोनों पर एक एक शॉर्ट नोट है, और टेस्ट में इन दोनों पर से एक आंसर आप एक्सपेक्ट करिएगा डेफिनेटली। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट में उन्होंने आपको बल्ब और फ्यूज़ ये 2 एप्लीकेशंस के लिए कवर किया है। तो पहले टेक्स्ट बुक का डिटेल पढ़ लेते हैं। ये सेकेंड पैराग्राफ जो है ये बल्ब को लेकर है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस। इसको रोका नहीं जा सकता, ये हीट प्रोड्यूस हो गई। इन मेनी केसेस इट इज़ अनडिजायरेबल एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल एनर्जी इनटू हीट। अब रेजिस्टेंस को कोई रोक नहीं सकता, तो थोड़ी यूजफुल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी ओवरकम करने के लिए। बट और ये अनअवॉइडेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कॉम्पोनेंट एंड कैन इवन डैमेज देम। बट इसी हीटिंग इफेक्ट का फिर कुछ डिवाइस में ज़्यादा यूज एप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ड्री आयरन, टोस्टर, ओवन, केटल, हीटर, इनमें डेफिनेटली फ़ायदा ही फ़ायदा है हीटिंग इफेक्ट का। तो वो देखते कैसे। पहले बल्ब। द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसमें जो फिलामेंट यूज होता है, दिस शुड रिटेन मीन्स सस्टेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट। और इतना हीट होने के बाद इट मस्ट ऑल्सो नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। दैट्स वाई अ स्ट्रॉन्ग मेटल with a very high melting point such as tungsten, whose melting point is around 3380 degrees Celsius, is used for making bulb filaments। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ये है कि बल्ब की वर्किंग में it should produce heat, it should sustain as much heat possible and then only it will emit light। और इतनी हीट प्रोड्यूस होने के बाद it should not melt, hence the filament used is of tungsten, which is a metal and has a very high melting point as around 3380 degrees Celsius। Now it's a metal and metals have low resistivity। तो लो रेजिस्टेंस के वक्त ज़्यादा हीट कैसे प्रोड्यूस होगी? तो अगर आपने बल्ब को देखा होगा ध्यान से, ऐसे ही फिलामेंट होता है प्रोड्यूस, राइट। तो वो फिलामेंट, जस्ट अ मिनट, ये जो फिलामेंट यूज हो रहा है बल्ब में, इट हैज़, आपको दिखने में ऐसे डायग्राम दिखाया जाता है, बट इन रियलिटी इट हैज़ गॉट मेनी माइन्यूट टर्न्स स्पाइरल फॉर्म में। तो बोलने का मतलब क्या है कि फिलामेंट बहुत ही थिन लिया जाता है, और थिन यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम कम। याद करो, अगर रास्ता बहुत ही छोटा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो देखो मेटल लेने के बावजूद भी कैसे वायर की रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा रहा है। सो बाय टेकिंग अ वेरी थिन वायर इट हैज़ गॉट अ हाई रेजिस्टेंस
and by taking a very long wire, length wise resistance is directly proportional. तो इन दो चीज़ों की वजह से ये मेटल होने के बावजूद भी इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है. बहुत ही थिन और बहुत ही लंबी वायर ली जाती है और उसको कॉइल्ड मैनर में बल्ब के अंदर फिट किया जाता है. सो बहुत ही लेंथी होने की वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा और बहुत ही थिन होने की वजह से भी रेजिस्टेंस ज़्यादा. तो इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इवन दो इट्स अ मेटल, इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाता है. और अगर वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ, all electric energy, most of the electric energy will be converted into heat energy and it will emit light. Got it? This filament is thermally isolated ताकि heat बाहर ना जा सके, and it is usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gas to prolong the life of the filament. तो मैं ये बताने वाला हूँ कैसे लाइफ फिलामेंट की बढ़ाई जाती है. And most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. तो ये आंसर आपको लर्न करना है. अब 2-3 पॉइंट्स थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे बल्ब को लेकर. Why it is filled with नाइट्रोजन और आर्गन गैस. ये 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया है. तो आपको आंसर सिर्फ लिखना है टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट. लेकिन कैसे? How is the life of the filament increases because of this? तो आंसर क्या है? अगर एयर प्रेजेंट हो अंदर बल्ब में, if air is present in the bulb, then extremely hot tungsten filament will burn up quickly. It will burn up quickly, right? In the oxygen of the air. So electric bulb is filled with chemically inactive or unreactive gas. आपको केमिस्ट्री में ये भी पढ़ाया था मैंने. when nitrogen is filled up, it's unreactive, so it's chemically unreactive gas like argon or nitrogen is filled. These gases will not react with that hot tungsten filament and won't allow it to melt quickly, hence it will prolong the life of the filament. Are you getting? तो ये पॉइंट ज़रूरी था. एंड देन वाई इट इज थर्मली आइसोलेटेड, बिकॉज वो हीट जो भी रिलीज होगी वो लास्ट तक नहीं जानी चाहिए, वरना बल्ब फूट भी सकता है. सो इट इज थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल एंड इट इज फिल्ड विथ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस. सो ये है इजीली वर्किंग जो आपको याद रखना है बल्ब को लेकर. एंड अब सेकेंड एप्लीकेशन जो है वो है फ्यूज़. अब फ्यूज़ में कैसे क्या हीटिंग इफेक्ट यूज होगा वो देखते हैं. नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्यूज़? द मेन फंक्शन ऑफ फ्यूज़ इज टू प्रोटेक्ट द हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. सो मेन पॉइंट है, इट्स मेन यूज इज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. अब कैसे प्रोटेक्ट करेगा ये फ्यूज़? ये दिखने में ऐसे रहेगा. और बीच में एक फ्यूज़ की वायर रहती है, this is a glass tube metal cap connecting the fuse in the circuit. This is fuse wire. Okay, so what it does, a fuse is a short length of thin tin plated copper wire. What is fuse? A fuse is a short length of thin plated copper wire having very low melting point. ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है. क्यों ऐसे? द थिन वायर हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस देन द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन हाउस. सो व्हेन द करंट इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट राइजेस टू मच, इंडिया में एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाई वोल्टेज होता ही रहता है. सो एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाई वोल्टेज अगर हुआ, व्हाट विल हैपन इज एक्सेस करंट विल एंटर द डोमेस्टिक सर्किट्स एंड जो भी डिवाइसेस चालू है दे कैन गेट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ दैट एक्सेस करंट. सो क्या होगा, ये डोमेस्टिक सर्किट्स जहाँ से शुरुआत होती है सबसे बाहर ये फ्यूज़ कनेक्टेड रहता है एंड दैट टू इन सीरीज. फ्यूज़ वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डोमेस्टिक सर्किट्स एंड व्हाट विल हैपन व्हेन द करंट इन हाउस होल्ड सर्किट राइजेस टू मच ड्यू टू सम रीज़न, तो वो करंट सबसे पहले फ्यूज़ से ट्रैवल होगा एंड फ्यूज़ की वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. सो क्या होगा, द फ्यूज़ वायर गेट्स हीटेड टू मच, मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट. और सीरीज में कनेक्टेड होने की वजह से अगर ये डिवाइस डैमेज हो गया तो आगे करंट जाने वाला नहीं है. दिस प्रिवेंट्स द फायर इन द हाउस विच कुड हैपन ड्यू टू ओवर हीटिंग
and prevents the damage to the various appliances due to excessive current flowing through them. Thus, fuse is a very important application of heating effect of electric current. अगर इसको पैरेलल में कनेक्ट किया होता, मान लो यहाँ पे फ्यूज, इधर अलग अलग डिवाइसेस, तो क्या होता, एक्सेसिव करंट आसानी से तीनों जगह जाता, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाती और ये पार्ट सिर्फ ब्लॉक हो जाता और वो एक्सेसिव करंट यहाँ से और यहाँ से जाकर इन डिवाइसेस को डैमेज कर सकता था. करेक्ट. दैट्स व्हाई फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज टू द होल सर्किट, कि अगर फ्यूज मेल्ट हो जाए तो आगे करंट जाना रुक जाना चाहिए. तो अब उसको रिप्लेस किया गया है MCB से, विच इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. आपने देखा होगा फ्यूज ट्रिप डाउन हो जाता है अगर एक्सेस करंट आ गया तो, और अलग अलग घरों में अलग अलग सेक्शन में ये बिठाए रहते हैं. इसका डिटेल हम लोग अगले चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखेंगे. इसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कैसे अलग अलग जगहों पर कितने कैपेसिटी का फिट किया जाता है वो सब डिटेल में आगे आएगा. सो फ्यूज इज अनदर एप्लीकेशन, आप टेक्स्ट बुक से भी ये रीड कर सकते हो. दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट. इट इज यूजुअली एनकास्ट इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलेन और सिमिलर मटेरियल, उसके अंदर फिट किया रहता है. एंड द फ्यूज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पज are rated as what? The fuses used for domestic purpose are rated as 1 ampere, 2, 3, 5, 10 ampere. ये अलग अलग रेटिंग्स के होते हैं. आपने AC के बाजू में देखा होगा MCB बैठा हुआ रहता है, क्योंकि उसके लिए अलग फ्यूज़ की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी डिवाइस को कम करंट लगता है. या आप रेफ्रिजरेटर ओवन का स्विच देखो, उनका अलग रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए अलग फ्यूज़ रहता है, और इन्वर्टर पे वो चल नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट रिक्वायरमेंट है उनकी. गॉट इट. अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछते हैं, आपको किसी भी डिवाइस का पावर देंगे और वोल्टेज देंगे और क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट विल बी इट्स करंट रिक्वायरमेंट, और इसके लिए एक फ्यूज 2 एम्पियर का यूज़ हो रहा है, व्हाट विल हैपन. तो देखते हैं. एक इलेक्ट्रिक आयन है जिसका पावर है 1000 वाट, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट. तो पावर 1000 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है. और बोला जाएगा फ्यूज ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड टू दिस, व्हाट विल हैपन व्हेन द स्विच इज ऑन और व्हेन द इलेक्ट्रिक आयन इज यूज्ड. तो आपको पहले पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक आयन करंट कितना यूज़ करेगा. तो P इज इक्वल टू वी आई से वोल्टेज 220 दिया है. ये एक सिंपल न्यूमेरिकल से आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ये डिवाइड करना है और उससे जो आंसर आता है वो है 4.54 एम्पियर. अब इलेक्ट्रिक आयन का करंट इतना आ गया, और अगर फ्यूज 2 एम्पियर का यूज़ किया, व्हाट विल हैपन व्हेन द स्विच इज ऑन. व्हेन द स्विच इज ऑन, द फ्यूज वायर विल मेल्ट एंड विल ब्रेक द सर्किट एंड इलेक्ट्रिक आयन वोंट ऑपरेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयन का करंट रिक्वायरमेंट फ्यूज के रेटिंग से बहुत ज़्यादा है. इमीडिएटली फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी और यह फ्यूज ट्रिप डाउन हो जाएगा और आप वापस मतलब करंट पास नहीं होगा और इलेक्ट्रिक आयन यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगले सेशन में न्यूमेरिकल्स के थ्रू कवर करूंगा मैं. So in this case, what rating, fuse of what rating should be used? थोड़ा उससे ज़्यादा 5 एम्पियर का यूज़ होना चाहिए, ताकि 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक आयन भी डैमेज हो सकता है, तो फ्यूज उसको प्रिवेंट कर सकेगा. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर दैट सेक. अब एक और पार्ट बाकी था गिव रीजन का, 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं. रेजिस्टिविटी के बाद पढ़ाया हुआ था. Here is that. What is that? Why alloys are used than that of metals in heating devices? तो आपको 2 points याद रखना है. Why alloys are used in heating devices rather than metals? The first is alloys have high resistivity. And then tell me, is it a good thing in heating devices? Yes. Higher the resistivity, more will be the amount of heat generated, even in less amount of current. कम करंट में भी अगर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करनी है, then the component of high resistivity should be used. So alloys have high resistivity and they do not burn easily at high temperature. Metals जल्दी burn हो सकते हैं. अब burn बोलो या melt बोलो या ऑक्सीडाइज बोलो, कोई भी चीज़ burn होने की तो ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ही होगी. So metals जल्दी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं compared to alloys. So the second point is alloys do not oxidize. यहाँ लिख देते हैं.
दे डू नॉट बर्न, मेल्ट और ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। तो बल्ब को छोड़ दे तो बाकी केसेस में, अब बल्ब में कैसे किया उन्होंने रेजिस्टिविटी बढ़ाई वो आपको मालूम है, बाय टेकिंग अ लेंदी वायर एंड अ वेरी थिन वायर, बट यूजुअली कॉइल्स जो बड़े साइज के होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अलॉयज, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज easily at high temperature. For this reason they are commonly used in electric heating devices like iron and toaster. Tungsten is almost exclusively for filaments of bulb, that is fine. Why are copper and aluminum generally used for electric transmission lines? Because they have low resistivity, and they are good conductors of electricity. So these are the reasons, that's why they are used for electric transmission lines. So I hope अब पूरा चैप्टर लगभग कवर हो गया है। अब सिर्फ न्यूमेरिकल्स जो सीरीज और पैरेलल के बाद के हैं बेस्ड ऑन पावर एंड हीटिंग इफेक्ट, दैट इज जूल्स लॉ, ये सॉल्व एग्जांपल्स कुछ 3-4 है और एक्सरसाइज के, तो इसमें शायद 2 सेशन भी लग सकते हैं। तो वी आर ऑन ट्रैक, आपको फ्राइडे को इस पर टेस्ट देनी है। थियरी आज से ही आप शुरू करो लर्न करना, और न्यूमेरिकल्स जो रोज करवाए जाएंगे उसकी प्रैक्टिस आप कर ही सकते हो। सो दिस वे यू हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर। लास्ट वीक होने वाली थी, डिले हो गई ऑलरेडी, अब और टाइम नहीं मिलेगा आपको।